नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर करने में जुटे होंगे। तो मैं विकास सिंह तोमर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल V4 स्टडी में। तो साथियों, आज हम एक नई श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हमने लक्ष्य रखा है 500 प्रश्नों का। कितने प्रश्नों का? 500 प्रश्नों का। तैयारी हम जीत की करेंगे साथियों। तो 500 प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न सभी होने वाले हैं साथियों। हम यह सीरीज आपके एग्जाम तक समाप्त कर देंगे और सभी प्रश्नों का आपको अच्छे से विश्लेषण भी करवाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप क्लास की पीडीएफ चाहते हो, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको निःशुल्क पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है साथियों। तो जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, मोटिवेशन है आपके लिए। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौटकर यादें आती हैं वक्त नहीं, लौटकर यादें आती हैं वक्त नहीं। तो साथियों, आपके लिए समय बहुत कम रह गया है, काफ़ी कम समय रह गया है। आपको इन कम दिनों में, यानी इन 20 दिनों में आपको अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें लगाना है। और नए प्रश्नों के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर आकर के आपको जितनी भी क्लासेस मैंने करवाई हैं सारी क्लासेस को देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझाए गए हैं, अच्छे से करवाए गए हैं। ठीक है साथियों। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। फिर हम इस प्रश्न से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को विश्लेषण यानी व्याख्या करते हुए चलेंगे। ठीक है साथियों। तो राजस्थान का कौन सा समुदाय प्राकृतिक संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो बताना है राजस्थान का कौन सा समुदाय है जो प्राकृतिक संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। पहला प्रश्न आपके सामने। ठीक है। तो बंजारा समुदाय हो जाता है, जैन समुदाय हो जाता है, राजपूत समुदाय हो जाता है, बिश्नोई समुदाय हो जाता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाता है बिश्नोई समुदाय। कौन सा समुदाय है आपका? जो बिश्नोई समुदाय है ना, जो राजस्थान का समुदाय है, कहाँ का है? यह राजस्थान का है। जो किसके लिए जाना जाता है? प्रकृति संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आपने इसे पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे इसके बारे में। नहीं, अभी हम बात करते हैं। तो बिश्नोई समाज पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों के प्रति क्या है, प्रेम के लिए जाना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपको प्रश्न जैसा के जैसा देखने को मिल सकता है। ये कहाँ पर है? यह आपका राजस्थान में मिलेगा। बिश्नोई समाज आपको कहाँ पर मिलेगा? तो राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई ने के नेतृत्व में 363 बिश्नोइयों ने खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो आपको याद रखना, खेजड़ी का वृक्ष है ना जो कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका ये भी राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है। जिसके लिए किसने? अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथी कितने थे? तो 363 साथियों ने क्या किया था? बिश्नोई को पेड़ों के बचाने के लिए अपने प्राणों की क्या दे दी थी? आहुति दे दी थी। ठीक है। बिश्नोई धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा है। इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। बिश्नोई धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा है। इसकी स्थापना गुरु महाराज किसने की थी? तो जम्भाजी ने की थी। किसने की थी? तो इसको आपको याद रखना है। जम्भाजी ने कब की थी? 1485 ईस्वी में राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में की थी। कहाँ पर की थी? तो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में की थी। ठीक है साथियों, अच्छे से समझ में आया होगा आशा करता हूँ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा आपके सामने अगला प्रश्न। जर्दी या पीला प्रोटीन अंडे के तरल वजन का लगभग 1.5% होता है। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर संबंधित हैं साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बस आपको अच्छे से पढ़ना है और जिनका जो मैं एक्स्ट्रा आपको जानकारी लेकर आता हूँ उसे भी अच्छे से पढ़ना है। जिससे क्या है, आपको नए प्रश्न जो बन के आएंगे ना इन प्रश्नों से संबंधित, वो वहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है। तो जर्दी या पीला प्रोटीन अंडे के तरल वजन का लगभग 10% होता है। कितना होता है? 12% होता है आपका, 22% होता है, 43% होता है, 33% होता है। तो बताना है आपको कितना परसेंटेज होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा आप साथियों, कितना हो जाएगा? यह होता है आपका 33%। कितना परसेंट होता है? जो अंडा होता है ना आपका, उसका 33% भाग क्या होता है? पीला वाला भाग। चलो आपको दिखा देते हैं। ये आपका अंडा है साथियों। जो अंडा है, अंडे में जो तरल तरल पदार्थ होता है ना, उसका जो पीला वाला जो हिस्सा होता है कितने परसेंटेज होता है? ये पीला वाला हिस्सा, जब अंडे को हम तोड़ेंगे तो उसके अंदर क्या है? पीला हिस्सा निकलेगा। क्या निकला? इसे जर्दी बोलते हैं। वो जर्दी निकलेगी, वो सिर्फ पीला भाग होता है। इसे इसका वो वजन होता है ना, कितना होता है पूरे अंडे का? तो 33% होता है। इसे आपको याद रखना। ठीक है। ये भी प्रश्न आपको एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ से आपको फिर से देखने को मिल सकता है। ठीक है साथियों, अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत में कृषि उत्पादक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणीकरण मार्ग है। तो कौन सा मार्ग प्रमाणीकरण है, बताना है। अमूल, क्या अमूल है? एग मार्क है। आईएसआई का जो मार्का दिया जाता है, क्या वो हो जाएगा आपका? सांची है। तो बताना है गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणीकरण मार्ग कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा है? तो बी ऑप्शन सही हो जाता है।
1 मार्क देते हैं। किसके लिए देते हैं? तो गुणवत्ता के लिए, कृषि से संबंधित गुणवत्ता के लिए, जैसे खाद्यान्न वगैरह होते हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उस पर हमारा क्या लगा होता है? गुणवत्ता की पहचान के लिए 1 मार्क लगा होता है। जब भी हम दुकान या शॉप पर जाते हैं तो उसके जो पैकेट हम खरीदते हैं ना, उस पर कौन सा मार्क लग के आता है? 1 मार्क लग के आता है, ठीक है। जो क्या है, जो सुनिश्चित करता है कि जो हमारी वस्तु है वह किस गुणवत्ता की है, ठीक है। इसके लिए यह क्या है? 1 मार्क लगाया जाता है, ठीक है। 1 मार्क भारत में कृषि और खाद्य उत्पादनों पर लगाया जाता है, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। किस पर लगाया जाता है? कृषि से संबंधित जितनी भी चीजें आती हैं और खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है, ठीक है। यह क्या है? प्रमाणन चिन्ह है। इस चिन्ह का उत्पादों पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? उत्पादों पर लगाया जाता है, ठीक है। 1 मार्क चावल, आटा, दाल, बिस्कुट, तेल, दुग्ध उत्पादन, शहद जैसे वनस्पति तेल, गेहूं उत्पाद, ठीक है, टेपियोका, साबूदाना, सीडलेस, इमली, बेसन जैसी उत्पादकों पर लगाया जाता है, ठीक है। 1 मार्क कृषि उत्पादन जैसे ग्रेडिंग मार्किंग अधिनियम 1937 के तहत दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1937 के तहत दिया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपसे ये प्रश्न पूछा गया है तो हो सकता है आपसे पूछ लिए कि यह अधिनियम कब दिया गया था, तो 1937 में दिया गया था, ठीक है। 1 मार्क कृषि उत्पादन अधिनियम 1937 के तहत दिया गया। कब दिया गया? तो 1937 के तहत दिया गया, ठीक है साथियों। यदि सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है साथियों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए 500 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट करने वाला हूं एग्जाम तक, ठीक है। और सारे प्रश्नों को इसी तरह से हम करेंगे, ठीक है। सभी प्रश्न होंगे, प्रश्नों का विश्लेषण भी आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है। बालक मानसिक क्षमता के विकास में किसका प्रमुख योगदान है? बीच बीच में आपको पेडागोजी के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो बताना है आपको कि मानसिक क्षमता के विकास में किसका योगदान होता है। अनुवांशिकता का होता है, परिवार का होता है, दोस्त का होता है, पिता का होता है। किसका होता है आपको बताना है, ठीक है। बालक की मानसिक क्षमता की बात कीजिए। जब मानसिक क्षमता की बात की जाएगी तो किसके ऊपर जाएंगे? हमारा जो राइट आंसर होने वाला वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुवांशिकता, ठीक है। जब मानसिक क्षमता की बात की जाती है तो अनुवांशिकता और आपका क्या हो जाता है? वातावरण हो जाता है। क्या हो जाता है? यदि अनुवांशिकता के साथ में वातावरण आता है, आपका क्या आता है? तो वातावरण आता है, तो वातावरण के साथ हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? ए और बी हो जाता है, ठीक है। दोनों होते तो ए और बी हो जाता है, या अनुवांशिकता और वातावरण होता है तो अनुवांशिकता और वातावरण को हम टिक करते, ठीक है। ठीक है, मानसिक विकास में जो योगदान देता है यानी मेंटल कैपेसिटी होती है ना बच्चों की, जिसके डेवलपमेंट में जो सहायता करता है, कौन करता है? योगदान देता है, कौन देता है? तो अनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अनुवांशिकता और वातावरण इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलते हैं हम आगे। यदि यही परिवार की बात करें तो परिवार का योगदान किसमें रहता है? तो वो बच्चा जो भाषा सीखता है ना, जो भाषा क्या सीखता है हमारा बच्चा? भाषा सीखता है। तो भाषा सीखने में जो प्रारंभिक होता है ना, तो प्रारंभ कहाँ से होता है? तो परिवार से होता है। जो बच्चे का जो सामाजिकरण होता है किसका? भाषा सीखने का, तो कहाँ से होता है? तो परिवार से होता है। इसको भी आपको याद रखना, ठीक है साथियों। चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है 2008 में भारत ने विश्व कॉफी उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन किया? यह प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न है साथियों, बताना है। वर्ष 2008 में भारत ने विश्व कॉफी उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन किया? ऑप्शन ए है 1.5%, 50%, 3.2% और ऑप्शन डी है आपका 6%। तो भारत ने 2008 में कितना परसेंट कॉफी का उत्पादन किया? तो यह किया था आपका 3.2%। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं मैं आपको वह करवाने वाला हूं साथियों, तो देखिएगा। देखो, भारत में असम चाय का सबसे बड़ा उत्पाद करता है। अभी आपसे कॉफी का पूछा है तो हो सकता है प्रश्न में अगले अगले आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? चाय के बारे में पूछा जा सकता है। तो मैं आपको चाय से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट लेकर आ जाऊँ, ठीक है। तो चाय का उत्पादन कौन करता है? सबसे ज्यादा कौन करता है? तो आपका ये असम करता है, ठीक है। इसको आपको याद रखें। भारत में चाय का उत्पादन सबसे बड़ा कौन करता है? तो असम करता है। लगभग 50% से अधिक चाय उत्पादन राज्य कौन है? असम राज्य, ठीक है। चीन के बाद भारत चाय का दूसरा बड़ा सबसे उत्पादन है। प्रथम नंबर पर कौन आता है? चीन आता है। प्रश्न आता है कि चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो आपका चीन का होगा, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसे अच्छे से याद रखना है। प्रथम उत्पादक कौन है चाय का? तो चीन हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा भारत है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना।
कॉपी की बात करते हैं हम। अब कॉपी की दो किस्में हैं, सबसे महत्वपूर्ण किस्म कितनी है, दो हैं, उनके आपको नाम याद रखना है। यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है साथियों, क्योंकि यहाँ से आपको टेट वाले या बीपीएससी में आपके प्रश्न पूछा गया है, तो हो सकता है आपको एमपी टेट में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, कॉफी की जो मुख्य किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं, अरेबिका है और रोबस्टा है। कौन सी है, अरेबिका और रोबस्टा, जो भारत में उगाई जाती है। कहाँ पर उगाई जाती हैं, भारत में उगाई जाती है। कौन कौन सी हैं, अरेबिका और रोबस्टा। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है साथियों, चलते हैं हम आगे। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी और भू विज्ञानी जिन्होंने भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल विकसित किया, किसने किया, नाम पूछा है। विलियम रिक्टर ने किया, चार्ल्स रिक्टर ने किया, एंटोनी बेन लीवेनहॉक ने किया और रॉबर्ट ब्राउन ने किया। चार ऑप्शन आपके सामने, एक सही होने वाला है, आपको बता देना। ठीक है साथियों, सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको प्रश्नों के साथ में अन्य जानकारियां भी मिल रही हैं, तो आपको इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है साथियों, आपको ये भी बता देना है कि सेशन लंबा लेकर आना है या शॉर्ट सेशन लेकर आना है, तो क्या है, जो भी इसका विश्लेषण है मैं वो हटा दूंगा, केवल आपको प्रश्न ही प्रश्न कर पाऊंगा। ठीक है, तो अमेरिकी भौतिक विज्ञानी के बारे में पूछा है, तो भूकंप विज्ञानी जिन्होंने भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल को विकसित किया, तो रिक्टर स्केल किसने विकसित किया था, तो जल्दी से बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का बी होने वाला है। क्या होने वाला है, तो बी होने वाला है। चार्ल्स रिक्टर ने क्या किया था, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का क्या किया था, आविष्कार किया था। ठीक है, ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं, तो अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक हैं, इसको भी याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। चार्ल्स रिक्टर कहाँ के भूकंप विज्ञानी हैं, तो आपको याद रखना है ये अमेरिका के हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है, ये भौतिकी वैज्ञानिक ही हैं, कहाँ के हैं, आपके अमेरिका के हो जाते हैं। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से आपको एक दो प्रश्न क्वेश्चन में ऐसे देखने को मिल सकते हैं, क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता जिससे मापते हैं उसे क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ जमीन में होने वाली हलचल को रिकॉर्ड करता है। ये क्या करता है, जैसे जमीन में हलचल होती है तो तुरंत क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है और क्या करता है, और स्क्रीन पर अपने संदेश को भेज देता है। वहीं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ से अलग अलग दो प्रश्न बन रहे हैं कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या होता है, सिस्मोग्राफ हो जाता है और सिस्मोग्राफ हो जाता है। ठीक है, और भूकंप की तीव्रता मापने वाले रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है, स्केल का नाम है आपका रिक्टर स्केल। ठीक है, और ग्राफ का नाम क्या है, सिस्मोग्राफ। ठीक है, जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, रिक्टर स्केल को अमेरिकी भूकंप वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने 1935 में विकसित किया। अब यहाँ से प्रश्न आपको बन सकता है कि रिक्टर स्केल को कब विकसित किया गया, तो 1935 में विकसित किया गया। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, किसने किया था, तो चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने 1935 में विकसित किया था। ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं, तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक है। ठीक है, यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, तो अच्छे से इसे पढ़ लेना। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फ्रांसिस रिक्टर ने विकसित किया था, कब किया था, यह 1935 में विकसित किया था। क्या, तो रिक्टर स्केल को इन्होंने कब विकसित किया था, तो 1935 में विकसित किया था। ये अच्छे से आपको याद रख लेना, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं हम आगे, अगला प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा साथियों। संरक्षण दल ने पाया, क्या पाया, कि पहाड़ी में मिट्टी के पत्थर की एक परत मुख्य अपराधी थी, जिसके कारण किले के विभिन्न हिस्सों में पतन हुआ, यानी किला गिर गया या छड़ गया। ठीक है, उन्होंने इसका पता लगाने के लिए विधि का सुझाव दिया और सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया। यानी किस विधि का सुझाव दिया बताइएगा, डेक्लिनोमीटर परीक्षण, प्लास्टिसिटी परीक्षण, इंक्लिनोमीटर परीक्षण, मृदा प्रोफाइल परीक्षण। तो इसका आपको उत्तर बताना है, क्या सही होने वाला है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। तो इंक्लिनोमीटर परीक्षण होता है, क्या होता है, इंक्लिनोमीटर परीक्षण होता है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, तो चलिए जानते हैं। ठीक है साथियों, देखो इंक्लिनोमीटर या क्लिनोमीटर एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल गुरुत्वाकर्षण के मुताबिक किसी वस्तु के झुकाव, ऊंचाई, अवसादन की बात की गई है इसमें, क्योंकि वो क्या है, गिर रहा है, कि कोणों को मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल कई कामों में किया जाता है, जैसे इंजीनियरिंग में, खुदाई की दीवारों में, बांधों को बनाने में, सुरंगों में,
इमारतों जैसी संरचनाओं के झुकाव और अभिविन्यास का पता लगाने में, जमीन या प्राकृतिक ढलान के झुकाव को मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इंक्लिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह क्या है? एक उपकरण है। इसका इस्तेमाल गुरुत्वाकर्षण के मुताबिक किसी वस्तु के झुकाव, ऊंचाई, अवसादन के कोण को मापने में किया जाता है। इसे आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, उन ऊंची ऊंची चीजों की ऊंचाई मापने में जिनके शीर्ष तक पहुंचना संभव नहीं है, जिनकी ऊंचाई तक हमें क्या है पहुंच नहीं सकते, उनकी शीर्ष की ऊंचाई को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इंक्लिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न आपको एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है साथियों। इसका जो विश्लेषण है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, जैसे झंडे के खंभे, इमारतें, पेड़, गर्दन, कंधे, कूले, कलाई, पीठ वगैरह वगैरह की गति सीमा मापने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? तो इंक्लिनोमीटर यानी किलोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी है, आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आपको इसकी पीडीएफ के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, या आप सर्च कर सकते हो V4 स्टडी। तो V4 स्टडी जैसे ही सर्च करोगे तो आपको वहां पर आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप क्लास से संबंधित क्विज करना चाहते हो तो क्विज के लिए अलग से वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो उस लिंक से ज्वाइन होकर के आप क्विज भी कर सकते हो। ठीक है, ईबीएस यानी साइंस, ईबीएस और साइंस की क्विज कर सकते हो और अपने साथियों के साथ में एक दूसरे से प्रश्नों की डिस्कस भी आप वहां पर जाकर के कर सकते हो। तो क्विज वगैरह करने के लिए आपको क्या करना है? उसकी भी लिंक आपको अलग से मिल जाएगी क्विज के लिए, तो उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है साथियों, चले हैं अब आगे अगला प्रश्न आपके सामने है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये रहा आपके सामने। साथियों, सेशन थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन आपको जानकारी बहुत महत्वपूर्ण मिलने वाली है, तो लास्ट तक जुड़े रहें। ठीक है, भूतापी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? बताइए कहाँ से प्राप्त होती है भूतापी ऊर्जा के बारे में। लकड़ी के जलने से प्राप्त होती है, जमीन के नीचे से प्राप्त होती है, प्राकृतिक गैसों के रूप में प्राप्त होती है, सूरज की रोशनी से प्राप्त होती है। तो कहाँ से प्राप्त होती है बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला क्या होगा? तो जमीन के नीचे से प्राप्त होती है। कहाँ से होती है? जमीन का जो नीचे से प्राप्त होती है। कैसे होती है? ये जैसे जो आपकी जमीन है, पृथ्वी है, इसका जो बीच वाला हिस्सा होता है यहाँ पर क्या है? बहुत ही गर्म हिस्सा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो क्या है बहुत गर्म हिस्सा होता है, यानी यहाँ पर का तापमान क्या होता है? अधिक होता है। तो यहाँ से जो ऊष्मा निकलती है ना, उसके द्वारा इस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे प्राप्त करते हैं इमेज के माध्यम से। तो देखिएगा, देखो हॉट वाटर है जमीन के नीचे। तो जब गर्म वाटर स्टीम यानी भाप बन करके निकलता है ऊपर, एक पाइप डालते हैं हम ऐसे जमीन के अंदर नीचे। क्या डालते हैं? एक पाइप डाला हुआ है। इस पाइप के माध्यम से जब हम हॉट वाटर यानी गर्म भाप को बाहर निकालते हैं तो क्या करता है? ये टरबाइन लगी हुई है। क्या लगी है? टरबाइन। जब टरबाइन में जब भाप यानी स्टीम धक्का मारती है तो फोर्स, जैसे ही फोर्स लगाती है तो क्या है? ये टरबाइन घूमने लगती है, और टरबाइन घूमने लगती है तो ये क्या है? जनरेटर लगा हुआ है। क्या है? जनरेटर। और जैसे ही जनरेटर घूमेगा तो क्या बनेगी? आपकी बिजली बनने लगेगी। ठीक है, जिससे क्या है? भूतापी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जो स्टीम वाटर आता है ऊपर से, हॉट वाटर, ठीक है, जो भाप बन करके पानी निकलता है ना, उसको क्या करते हैं? इस टरबाइन के माध्यम से आगे, जब ये टरबाइन से होकर के गुजरता है तो एक पाइप के माध्यम से इसे क्या करते हैं? एक बड़े से टैंक में इसे कूलिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कूलिंग। जब ये कूलिंग यानी जब कूलिंग होता है, ठंडा होता है, तो क्या है? भाप से फिर से पानी में बदल जाता है। जब ये पानी में बदल जाता है तो इसे क्या है? एक पाइप के माध्यम से फिर अंदर जमीन के अंदर भेज दिया जाता है। जैसे ही ये जमीन के अंदर जाता है तो फिर यहाँ पर क्या होता है? ये गर्म होता है, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है बहुत ज़्यादा होता है। तो जो गर्म होने की वजह से, सरल भाषा में समझते हैं, गर्म यहाँ का तापमान है जो गर्म है, और गर्म होने की वजह से क्या है? जब तापमान गर्म होगा और पानी वहाँ पर छोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पानी भाप बनेगा। जब बॉयल होगा यानी गर्म होगा पानी, तो ताप क्या बनेगा? भाप बनेगा। भाप बनकर क्या है? इस पाइप के माध्यम से फिर ऊपर आता है। इस तरह से यह सर्कल चलता रहता है। तो हमारी क्या बनती है? पावर यानी बिजली प्राप्त हमें होती है। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इस तरह से यह सर्कल आपका पूरा चलता रहता है। ठीक है, आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक जरूर करें और शेयर करना भी ना भूलें, और सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लेना है आपको। ठीक है, देखो पृथ्वी के कितने हिस्से होते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। कौन कौन से? भूपर्पटी हो जाता है आपका, करोड़ हो जाता है। ठीक है, मैं एक देखो, पहला होता है आपका भूपर्पटी, फिर आपको होता है मेटल, फिर होता है क्रोड। ठीक है, पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया? 3 हिस्सों में बांटा गया। कौन कौन सी? भूपर्पटी आपकी एक हो जाती है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिले। भूपर्पटी, ठीक है, फिर आपका मेटल हो जाता है, फिर लास्ट वाला हो जाता है आपका क्रोड। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा लाल वाला दिख रहा है यहाँ पर क्या है? यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है। ठीक है,
ये लावा आपको दिख रहा है, इसे मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा। ठीक है, इसको भी आपको याद रख लेना। ठीक है, चलते हैं हम आगे बात करते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो साथियों सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो क्या है हम शॉर्ट्स में समझते हुए चलेंगे। ठीक है, गेहूं की किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह उगता है? गेहूं किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह उगता है बताइएगा? काली मिट्टी में, पीली मिट्टी में, लाल मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में। प्रश्न पूछा है आपसे, बताइएगा क्या राइट आंसर होने वाला है। तो साथियों जो इस प्रश्न का राइट आंसर आयोग ने माना वह क्या है? पीली मिट्टी है। ठीक है, तो पीली मिट्टी होने वाला है। क्या है? तो गेहूं किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है? पीली मिट्टी में उगता है। चलिए आगे जान लेते हैं। देखो, भारत में 8 तरह की मिट्टी पाई जाती है। कितनी तरह की मिट्टी पाई जाती है? 8 तरह की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ से आपका एक प्रश्न बन गया। ठीक है, प्रश्न आता है यदि भारत में कितनी तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो भारत में 8 तरह की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी आपकी एक हो जाती है, जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, काली मिट्टी हो जाती है, लाल मिट्टी हो जाती है, पीली मिट्टी हो जाती है, जंगली मिट्टी हो जाती है, मरु मिट्टी हो जाती है, लेटेराइट मिट्टी हो जाती है और पीट मिट्टी हो जाती है। ठीक है, ये इनके शहर हैं। किस किस शहर में कौन कौन सी तरह की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इससे लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। यहाँ से आपको इसे याद रख लेना है। ठीक है, और लेटेराइट की मिट्टी की बात करते हैं तो कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल और असम में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहीं पर यदि बात की जाए जलोढ़ मिट्टी आपकी कहाँ पर पाई जाएगी, तो जलोढ़ मिट्टी है जो तटीय मैदानी क्षेत्र होते हैं उनमें, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, दक्षिण भारत की व्यापक नदियों की घाटियां हैं, उन पर क्या है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है आपकी कौन सी? जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, बांगर और खादर के बारे में भी आपको पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से भी आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखो लाल मिट्टी होती है ना, तो लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। प्रश्न आता है जो लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो आपको यहाँ से याद रखना, फेरस ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। यदि पीली मिट्टी है तो उसका जो पीला रंग होता है तो किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण, फेरस ऑक्साइड और फेरिस ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो, पीला रंग किसके कारण होता है? तो फेरिक के कारण होता है। फेरिक, पीला फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, लाल फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, यहाँ से आपको 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसे आपको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे पुरानी प्राकृतिक खतरा है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे बड़ा प्राकृतिक खतरा है, आपको बताना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का है, सुनामी का है, बाढ़ का है, भूकंप का है। तो बताइएगा साथियों किसका है? ऑप्शन आपके सामने है 4। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखो, सुनामी क्या है? सुनामी कहाँ पर आती है? समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में सुनामी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बाढ़ कहाँ आ गई? नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में बाढ़ देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो आपके समुद्र के किनारे के जो शहर है ना, वहाँ पर भी आपको भूकंप ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो प्रश्न है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे बड़ा प्राकृतिक खतरा है, तो चक्रवातों का है। किसका है? चक्रवात ऐसे ऐसे उठते हैं ना, हवाओं के टकराने से क्या उठते हैं? चक्रवात उठते हैं। ठीक है, जिसके बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चक्रवातों में ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक बच्चे का आकलन करने के लिए साक्षात्कार में निम्न में से क्या नहीं किया जाना चाहिए? तो क्या नहीं किया जाना चाहिए बताना है। केवल वही प्रश्न पूछे जाने चाहिए जो उद्देश्यों को पूरा करने में आवश्यक हो। उदारता को उत्तर देने के लिए समय नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है, साक्षात्कारकर्ता को उत्तरदाता के विश्वास और साहस बनाने का प्रयास करना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को प्रश्नों में स्पष्टता लानी चाहिए। तो बताइएगा, 11 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। तो 11 नंबर में पूछा है नहीं करना चाहिए, तो नहीं का विशेष ध्यान रखना है। नहीं, क्या नहीं करना चाहिए बताना है आपको। तो आकलन के लिए साक्षात्कार में निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ये नहीं करना चाहिए, उत्तरदाता को उत्तर देने के लिए समय नहीं दिया जाना चाहिए। ये चीज़ हमें क्या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपके पीआरटी लेवल में, कितने छोटे बच्चे होते हैं, और छोटे छोटे बच्चों के लिए आपने समय दे दिया कि आपको 1 मिनट में प्रश्न का उत्तर देना है, तो उनका क्या है, दिमाग 1 मिनट पे चला जाएगा, ना कि प्रश्न के उत्तर को खोजने पे जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, गलत बात हो जाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल वही प्रश्न पूछे जाने चाहिए जो उद्देश्य को पूरा करने में आवश्यक हो, ये बात भी सत्य है। साक्षात्कारकर्ता को उत्तरदाता में विश्वास और साहस बनाने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें कॉन्फिडेंस देना चाहिए, आप इस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, जिससे क्या है, बच्चों में आत्मविश्वास की भावना क्या है, का विकास होता है। साक्षात्कारकर्ता को प्रश्नों को स्पष्टता लानी चाहिए। ठीक है, उनमें क्या है, प्रश्नों की स्पष्टता लानी चाहिए। जैसे बच्चा कोई प्रश्नों को उत्तर देते समय हकलाता है या झिझकिचाता है, तो उसे क्या है, साहस देना चाहिए। ठीक है, इस तरह का
हमें भाव रखने चाहिए, बच्चों को कॉन्फिडेंस भी देना चाहिए, आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने उत्तर को देते समय, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी नहीं होगा और बाकी सभी सही है, ठीक है। चलते हैं आगे। एक बच्चे का अगला प्रश्न है, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइएगा सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? कॉमन नेचुरल गैस है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, कॉमन नेचुरल गैस है, सर्टिफाइड नेचुरल गैस है। तो जिसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये तो आपको सभी को पता होगा अच्छे से, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है सीएनजी का फुल फॉर्म, ठीक है, अच्छे से पता होगा इसके बारे में। तो सीएनजी है ये प्राकृतिक नेचुरल गैस है आपकी, सीएनजी का हो गया। अगला प्रश्न है, कक्षा में आईसीटी के उपयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आईसीटी के बारे में प्रश्न आपको 1, 2, 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं साथियों। तो आईसीटी वाला भी टॉपिक आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। शिक्षक के लिए आईसीटी का समेकन एकीकरण एक आसान काम है। शिक्षक को नए और उभरते हुए आईसीटी उपकरणों के बारे में अध्ययन किया जाना चाहिए। शिक्षक को आईसीटी साक्षरता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। एक अच्छा परिचालन ज्ञान अकेले कक्षा में आईसीटी एकीकरण में एक शिक्षक की मदद कर सकता है। साथ ही क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर हम चलते हैं इसके उत्तर पर, क्या उत्तर होने वाला है। आईसीटी के बारे में पूछा है, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। आपका प्रश्न पूछा गया है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से, ठीक है, तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी। शिक्षक को नए और उभरते आईसीटी उपकरणों के बारे में अध्ययन किया जाना चाहिए, ठीक है। अध्ययन यानी सीखना चाहिए, अपडेट होना चाहिए शिक्षक को। किसके लिए होना चाहिए? तो जो आईसीटी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में शिक्षक को सीखना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित एक प्रश्न और है आपको, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी का उपकरण नहीं है? पूछा है आईसीटी का उपकरण नहीं है। एक पेपर पैम्पलेट, ठीक है, चित्रों, आमने सामने की जानकारी, मोबाइल तकनीकी। तो आईसीटी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। किसके बारे में बात की जा रही है? आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का फुल फॉर्म है। इसे आपको याद रख लेना है, नोट कर लेना है कॉपी में। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा उपकरण नहीं है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का कौन सा उपकरण नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है आपका? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सारी चीज़ें आ जाती है आईसीटी के अंदर ही, ठीक है, आ जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें इसकी आईसीटी के अंदर आपको मिलेंगी, ठीक है। आईसीटी वाली टॉपिक में आपको देखने को मिलती हैं। तो एक पेपर पैम्पलेट नहीं पूछा है तो नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है आमने सामने की जानकारी, ये वाला नहीं हो जाएगा। माउथ टू माउथ इन्फॉर्मेशन, जब हम माउथ टू माउथ इन्फॉर्मेशन करते हैं तो ये आईसीटी के अंदर नहीं आता है, यानी सूचना तकनीकी के अंदर नहीं आता, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। यह सूचना तकनीकी के अंतर्गत नहीं आता है। एक पेपर पैम्पलेट हो जाता है आपका, चित्रों के माध्यम से हम पढ़ाते हैं तो क्या है, ये सूचना तकनीकी हो जाता है, यानी मोबाइल के द्वारा पढ़ाते हैं, ये क्या है, मोबाइल तकनीकी हो जाता है, यानी मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। यानी आपका ए और बी सी तीनों क्या है, आईसीटी के अंतर्गत आते हैं, और आमने सामने की जानकारी क्या है, ये आईसीटी के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है साथियों। समझ में आया होगा, अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंटार्कटिका ओजोन छिद्र की खोज कब हुई थी? बताना है अंटार्कटिका पर जो ओजोन छिद्र है उसकी खोज किसने की थी, बता देना है किसने की थी और कब की थी, बताइएगा। चार ऑप्शन है, 1963 है, 1972 है, 1985 है, 1993 है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या होने वाला, 1985 में हुई थी। कब हुई थी? अंटार्कटिका में ओजोन की छिद्र की खोज हुई थी आपकी 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। यदि आपका प्रश्न आता है यहीं पर कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस के बारे में बताना है आपको। कब मनाते हैं ओजोन दिवस? यह मनाते हैं आपका 16 सितंबर, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है साथियों। चलते हैं हम आगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट डैश प्रकाशित की जाती है, बताइएगा। ऑप्शन ए है वार्षिक, द्विवार्षिक, त्रैवार्षिक, हर 5 साल में। तो कब की जाती है आपको बता देना है।
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। साथ ही इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, यानी 2 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष में यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। यहाँ से भी आप इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं आगे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। भगोरिया हाट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो बताना है आपको किस राज्य में आयोजित किया जाता है, बताइए। उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, केरल है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा। भगोरिया हाट ये आपका मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। इसे आपको याद रखना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, खो खो की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन देने वाला है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर सबसे पहले किसने बताया, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें किसको आया है, मेरे बताने से पहले किसने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया, ठीक है। बताओ, 7 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 15 होगा। तो कुल पूछा है तो कुल कितने खिलाड़ी होते हैं आपकी खो खो की टीम में? कुल होते हैं आपके 12 खिलाड़ी। कितने होते हैं? तो 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। खो खो की टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। जो मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाए आपसे तो 9 होती है। कितनी होती है? 9। जो मैदान में खेलते हैं ना खिलाड़ी, उनकी संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। यही आपका प्रश्न बनता है, खो खो का जो खेल होता है तो कितने मिनट का होता है? तो कितने मिनट का होता है तो आपका इसे भी याद रखना है, 9 मिनट का होता है, ठीक है। 9 मिनट का होता है। कहीं कहीं आपको 7 मिनट का भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। यदि आपको 9 और 7 दोनों दिए हैं तो 9 मिनट पर आपको टिक मारना, ठीक है। 9 मिनट का होता है, इसे आपको याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं हम आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न की, ठीक है। कुल संख्या पूछे तो 12 होती है। मैदान में खेलने वालों की संख्या कितनी होती है? 9 हो जाती है, ठीक है। जो इसका खेल का जो टाइम रहता है 9 मिनट या 7 मिनट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको 9 मिनट पर टिक मारना है, ठीक है। 7 ऑप्शन में यदि 7 है, 9 है, दोनों हैं तो 9 पे पहले मारेंगे। यदि 9 नहीं है, 7 है तो 7 पे मारेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु में हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है? तो बताइएगा कौन सा त्यौहार है जो हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है? फ्लोट फेस्टिवल मनाते हैं, मामल्लापुरम मनाते हैं, जलीकट्टू मनाते हैं, और आपका हो जाता है महामद्धम, ठीक है। महामहम भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? तो महामहम, ठीक है। महामहम भी इसे बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपको महामहम ही देखने को मिलेगा, महामद्धम नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। तो ये प्रश्न भी एमपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, तो बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी होने वाला है। यह त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? यह तमिलनाडु में हर 12 साल में मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो महामहिम इस तरह से, यह इतनी सारी भीड़ होती है। देखो यह क्या है? एक कुंड है, इस पे सारे लोग क्या हैं यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं और इस कुंड में क्या करते हैं? नहाते हैं, ठीक है। देखो कुंभकोणम तमिलनाडु का एक छोटा शहर है। कौन सा? कुंभकोणम। ये कौन सा शहर है? कुंभकोणम शहर के कहाँ का है? यह हो जाता है आपका तमिलनाडु का हो जाता है। ये छोटा शहर है। यहाँ पर त्यौहार हर 12 साल में मनाया जाता है। कितनी साल में मनाया जाता है यह त्यौहार? 12 साल में मनाया जाता है। कौन सा? महामहिम। इसका नाम क्या है? महामहिम। इस त्यौहार में भारतीय और ग्रीक दोनों त्योहारों की भव्यता आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लोग स्नान करने के लिए महामहिम में एक टैंक है, इसे क्या है? टैंक है, टैंक के पास इकट्ठा होते हैं और इसमें क्या करते हैं? डुबकियां लगा लगा कर नहाते हैं, ठीक है। ये कितने साल में आता है? तो 12 वर्ष के बाद आता है, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना। कहाँ का है? तो कुंभकोणम तमिलनाडु का एक छोटा शहर है, ठीक है। चले हम अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। डिस्क फोटोस्फीयर के ऊपर हजारों किलोमीटर तक फैली सूर्य की बाहरी परतों को क्या कहा जाता है? तो बताना है आपको। क्या कहते हैं? संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं क्या? कोरोना क्षेत्र बोलते हैं क्या? क्रोमोस्फीयर बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं? बताना है आपको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर जो 20 का राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं, ठीक है। कोरोना वायरस नहीं, उसे बोलते हैं कोविड-19, ठीक है। कोरोना बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। डिस्क फोटोस्फीयर के ऊपर हजारों किलोमीटर तक फैली सूर्य की जो बाहरी परतों को क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं कोरोना, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं।
ऑप्शन आपका बी सही होने वाला है। ठीक है, पीडीएफ में इस तरह से आपको आंसर सहित पीडीएफ मिलेगी, तो आपको यहाँ रिवीजन करने के भी काफ़ी सिंपल यानी सरल हो जाता है। जैसे क्या है, आप फटाफट रिवीजन करके इन प्रश्नों को एग्जाम के टाइम पर देख सकते हो। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो बताइए किसका उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है, ए सरल उर्वरक का हो जाता है, ऑप्शन बी है घरेलू उर्वरक हो जाता है क्या आपका, ऑप्शन सी है मिश्रित उर्वरक हो जाता है, ऑप्शन डी है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हो जाता है। ठीक है, तीन बताना है आपको, यानी मिश्रित फर्टिलाइजेशन यानी मिश्रित उर्वरक हो जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर रह गया है मिश्रित उर्वरक। सॉरी साथियों, मिश्रित कॉम्प्लेक्स का मतलब गलत लिख दिया मैंने। साथियों इसे क्या बोलते हैं, संयुक्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संयुक्त उर्वरक। ठीक है, क्या बोलेंगे, संयुक्त, पेन गायब हो गया, संयुक्त उर्वरक। ठीक है, संयुक्त उर्वरक या जटिल उर्वरक बोल सकते हो आप। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। चार ऑप्शन आपके सामने बताना है आपको सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसका जो सही सही उत्तर होगा, पोटेशियम सल्फेट मिश्रित निम्न में से किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है ये, तो आपका हो जाता है सरल उर्वरक का उदाहरण हो जाता है। किसका हो जाता है, तो सरल उर्वरक का उदाहरण हो जाता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगला प्रश्न की। ऑप्शन आपका ए सही है। किस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक बड़े विस्फोट से हुई और पदार्थ धूल और गैस सोने पूरे अंतरिक्ष को क्या किया, भर दिया। ठीक है, तो बताइए किसने भर दिया था। ऑप्शन है बिग स्लॉट ने भर दिया था, बेन बर्ड ने भर दिया था, होलोग्राफिक ब्रह्मांड ने भर दिया था, या बिग बैंग थ्योरी ने भर दिया था। ठीक है, बताना है आपको किसने पूरे अंतरिक्ष को भर दिया। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी ए राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस 3 फरवरी 2022 को अंतरिक्ष विभाग के अपडेट के अनुसार इसरो ने चंद्रयान-3 को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा। तो बताइएगा कब का रखा था लक्ष्य। सॉरी साथियों, तो इसरो ने इसे लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा था, कब का रखा था, तो अगस्त 2022 का रखा, नवंबर 2022 का रखा, जनवरी 2023 का रखा, मार्च 2023 का रखा। तो बताना है आप सभी को कब का रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका जो राइट आंसर है अगस्त 2022 का लक्ष्य रखा था। कब का रखा था, तो 3 फरवरी 2022 को अंतरिक्ष विभाग के अपडेट के अनुसार इन्होंने लक्ष्य रखा था। कब का रखा था, तो अगस्त का रखा था। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, आपके शरीर को विटामिन और खनिजों की आवश्यकता क्यों होती है, बताइए क्यों होती है, बताइएगा। तो वे शरीर को ऊर्जा देते हैं, क्या ऊर्जा देते हैं, वे चाय चाय पचय प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं, वे शरीर के अंगों को इंसुलेट करते हैं, वे शरीर से गर्मी निकालते हैं। प्रश्न में पूछा है विटामिन और खनिज लवणों की आवश्यकता आपको किस लिए होती है, तो किस लिए होती है, मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होते हैं आपके, वे चाय पचय प्रतिक्रियाओं को पूरा करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शनों को कंप्लीट करने में क्या करते हैं, आपकी मदद करते हैं। ठीक है, पूरा करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ऑप्शन आपका कौन सा होगा, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। किसकी बात की जा रही है, विटामिन और खनिजों के बारे में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाता है। कोई भी पदार्थ जो मुख द्वारा ग्रहण किया जा सके वह शरीर के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है, यानी हो कहलाता है। क्या कहलाता है, बताइएगा। ऑप्शन ए है खनिज, भोजन, पदार्थ, जल। प्रश्न में पूछा है कोई भी पदार्थ जो मुख द्वारा ग्रहण किया जा सके वह शरीर के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो कहलाता है। क्या कहलाता है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होने वाला है आपका हो जाएगा भोजन। क्या कहलाता है, आपका भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो भोजन, यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर होने वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोई भी पदार्थ जो मुख द्वारा ग्रहण हो गया, ये वाला अगला है, खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने की प्रक्रिया कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है, खाद्य संरक्षण कहलाती है, प्रशीतन कहलाती है, उबालना कहलाती है, पाश्चुराइजेशन कहलाती है। जैसे ये चारों ऑप्शन है, इनके बारे में आपको पता है
क्या आपको इन चारों ऑप्शनों के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं क्या करूँगा आपके लिए, जैसे आज तो मैं 10 प्रश्नों के विश्लेषण लेकर आया था आपके लिए, तो फिर मैं आगे आपसे सभी प्रश्नों के विश्लेषण लेकर आऊँगा। यदि आपको चाहिए सभी प्रश्नों के विश्लेषण तो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो मैं 30 प्रश्न डेली करवाऊँगा आपको, ठीक है। तो 30 प्रश्नों के भी विश्लेषण आपको देखने को मिलेंगे, नहीं तो मैं 10 प्रश्नों के विश्लेषण डेली लेकर के आने ही वाला हूँ। 20 प्रश्न आपके इसी तरह के होने वाले हैं, 10 प्रश्न, ठीक है, कंप्लीट विश्लेषण वाले होने वाले हैं, और 20 प्रश्न आपके ऐसे होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, सजेशन अपना दे दिया करो, जिससे क्या है मेरे को भी समझ में आ जाता है कि आपको किस तरह की क्लास की पढ़ने की आवश्यकता है, मुझे आपको किस तरह का कंटेंट पढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है साथियों। खाद्य पदार्थ सुरक्षित करने की प्रक्रिया कहलाती क्या कहलाती है, यह खाद्य संरक्षण कहलाती है, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, खाद्य संरक्षण। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन एक अकार्बनिक पदार्थ नहीं है, तो बताना है आपको कौन सी एक अकार्बनिक पदार्थ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, प्रोटीन है। तो बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा आपका, ठीक है। निम्न में से कार्बनिक पदार्थ नहीं है तो प्रोटीन नहीं है। कैल्शियम अकार्बनिक पदार्थ होता है, पोटेशियम मैग्नीशियम ये कैसे पदार्थ हैं, सब ये अकार्बनिक पदार्थ हैं। कैसे हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है। इन्हें भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलें, निम्न में से अगला है घरेलू स्तर पर मानव मल प्रबंधन, इसका मतलब है कि शौचालय या शौचालय तक पहुंच को इस रूप में संदर्भित किया जाता है। एक बार आप भी पढ़ लीजिए प्रश्न को अच्छे से। ऑप्शन ए है सीवेज बोलते हैं, बुनियादी स्वच्छता बोलते हैं, कीचड़ बोलते हैं, ठोस अपशिष्ट बोलते हैं। तो बता देना आपको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसे बोलते हैं बुनियादी स्वच्छता। क्या बोलते हैं, बुनियादी स्वच्छता बोलते हैं, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही होने वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है, दल शिक्षण का सोपान है, तो बताना है आपको दल शिक्षण का क्या सोपान है। दल शिक्षण में क्या क्या करते हैं, हम योजना बनाते हैं या योजना संगठन दोनों करते हैं, संगठन और मूल्यांकन करते हैं, योजना और संगठन मूल्यांकन करते हैं। बताइए दल शिक्षण का सोपान है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होने वाला है, योजना और संगठन, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही होने वाला है। आगे चलते हैं, भूमि क्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है, बताइएगा। शाकाहारी जानवरों द्वारा चरने की अनुमति देना, क्या हम जानवरों को चरने की अनुमति दे देंगे तो क्या भूमि क्षरण को रोका जा सकता है। भूमि को ढकने के लिए फसलों को उगाना, क्या भूमि को ढकने के लिए फसलों को उगा देंगे तो क्या भूमि क्षरण रोका जा सकता है। ऐसे ये खेत है या जमीन के ऊपर क्या है, हमने फसलों को लगा दिया, तो किस इससे जो रोका जा सकता है। मिट्टी की उर्वरकता घटाना, यानी मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनकी जो उर्वरकता को क्या करते हैं, घटा देंगे, ठीक है। क्या ऐसा करने से मिट्टी के क्षरण को रोका जा सकता है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति को क्या है, बढ़ाना, ठीक है। तो क्या इससे आपका भूमि क्षरण रोका जा सकता है। जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, भूमि क्षरण रोकने के लिए हम क्या करेंगे, जमीन के ऊपर यानी मृदा के ऊपर क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे यानी फसल लगाएंगे, ठीक है। तो फसल लगाने से क्या होगा, जो फसल लगाते हैं ना तो उसके अंदर क्या है, फसल लगाओगे जब जड़ें होंगी तो जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को पकड़ लेती हैं। क्या करती हैं, जो जड़ें होती हैं ना तो मिट्टी को क्या करती हैं, अपने आप के अंदर जकड़ लेती हैं। क्या कर लेती हैं, जकड़ लेती हैं, जिससे क्या है मिट्टी के कटाव में कमी होती है, ठीक है। जिससे हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे हम, तो भूमि के कटाव को रोकने के लिए फसल उगाएंगे। क्या उगाएंगे, फसल उगाएंगे। और फसल उगाएंगे तो क्या है, फसल क्या करेगी, जड़ों के द्वारा मिट्टी को पकड़ लेगी, और पकड़ लेगी तो क्या है, भूमि का क्षरण नहीं हो पाएगा। इस तरह से हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर भी हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, ठीक है। यदि ढलानों वाले क्षेत्र की मिट्टी ज़्यादा कटती है वहाँ पर आप क्या करो, कोई वृक्ष लगाइएगा। वृक्ष क्या करते हैं, पेड़ क्या करते हैं, जड़ों के माध्यम से मिट्टी को पकड़ लेते हैं, और मिट्टी जब उनके जड़ों में जकड़ जाती है तो वह क्या है, बरसात का जैसे पानी है उसमें बह नहीं पाती। तो इस तरह से हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो गया, ठीक है साथियों। चलते हैं आगे, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण को कितने घटकों में विभाजित किया गया है। यह आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो जाता है। इसको आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। जितने भी साथी मेरा ये सेशन देखे हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में यह आंसर जरूर देना है, और बताना है आपने 30 में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही कर पाए, कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है, ठीक है। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है साथियों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ में
में बहुत सारी चीज़ें भी आपको बता दी जाती हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं साथियों। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे 31वें वाले प्रश्न से। यह सीरीज टोटल 500 प्रश्नों की होने वाली है साथियों। तो 500 प्रश्नों की सीरीज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे और अच्छे लेवल वाले होंगे। सिंपल प्रश्न मैं लेकर नहीं आता हूँ आपके लिए, जो सिंपल प्रश्न होते हैं वो मैं आपके लिए लेकर ही नहीं आता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो सारे प्रश्न तो आपको आते ही होंगे, प्रश्नों का वो लेवल लेकर आता हूँ मैं साथियों जो आपको इस भीड़ से अलग करे। ठीक है, यदि आपको भीड़ से अलग होना है तो हमारे सेशन को जरूर देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।